औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, और इसमें सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी किया। और हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दे आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, और जितने भी हम दिन में कैलोरीज यूज़ करते हैं उनका जो 2/3 है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। और इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की वो है ग्लूकोज, और इसके अलावा जो है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च जो हैं ये भी इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स में आ जाते हैं। अब हम जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उसके सोर्सेस क्या हैं? ब्रेड, पास्ता, बीन्स, पोटैटो और इस तरह की सब चीज़ें। और इसके बाद हमने देखा था कि जो दूसरे जो सोर्सेज हैं एनर्जी के कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा, हमने ये पढ़ा कि प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इनका जो मेजर फंक्शन है वो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं या एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं है, बल्कि इनके बहुत से इसके अलावा वाइटल फंक्शंस हैं जो हम आगे डिटेल में अब पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड्स। लिपिड्स जो हैं वो बने होते हैं दो चीज़ों से मिलकर, और वो क्या है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इन दोनों चीज़ों से मिलकर ये बने होते हैं, मतलब ये उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स आप कह सकते हैं। अब लिपिड्स की फैटी एसिड्स जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? क्योंकि जो फैटी एसिड्स की जो चेन होती है, इनके अंदर एक पूरी चेन होती है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई होती है, तो उनमें से जो हर कार्बन है वो दोनों साइडों पे हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर हर कार्बन के साथ दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं तो इस तरह के जो फैटी एसिड्स होंगे दे आर नोन एज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और अगर उनमें से कुछ जो हैं कार्बन उनके साथ हाइड्रोजन एटम मिसिंग हैं, तो इस तरह से फिर क्या होगा कि वो डबल बॉन्ड बना लेंगे आपस में। तो ये चीज़ जो है, इस तरह के जो फैटी एसिड्स हैं दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनका हमें कैसे पता चलता है? अगर कोई भी जो लिपिड है या जो फैट है वो सैचुरेटेड फैट है तो उसकी निशानी क्या होगी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और अगर वो अनसैचुरेटेड है तो वो ऑयल की फॉर्म में होगा। अभी इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं आपकी बुक में दी गई हैं जो अब हम देखते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। वो आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम मिसिंग होता है तो इसलिए डबल बॉन्ड आ जाता है इसमें। जनरली द लिपिड कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो अगर उसमें जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं तो फिर जो इस तरह के लिपिड्स होंगे दे विल बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो घी और चर्बी और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब के सब सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी हुई होती हैं। द लिपिड्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, butter contains nearly 70% saturated and 30% unsaturated fatty acids। एग्जाम्पल्स आपने याद करनी है कि कई दफ़ा दरमियान से क्वेश्चंस आ जाते हैं या MCQs भी वो दे देते हैं बीच में। तो बटर के अंदर कितना है? सैचुरेटेड की जो अमाउंट है वो 70% है, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं दे आर अबाउट 30%। दूसरी एग्जाम्पल है सनफ्लावर ऑयल की। क्योंकि बटर जो है वो तो काफ़ी हद तक सॉलिड फॉर्म में होता है इसलिए इसमें सैचुरेटेड ज़्यादा हैं, लेकिन जो सनफ्लावर है उसमें ज़्यादा अनसैचुरेटेड है क्योंकि वो ऑयल है, लिक्विड है। तो इसमें 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, और बाकी जो 25% है दे आर सैचुरेटेड। लिपिड्स आर यूज टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स। आपने पीछे पढ़ा था 4th चैप्टर में कि जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड बाई लेयर होती है, तो उसमें जो लिपिड्स हैं वो यूटिलाइज होते हैं। फिर शीट्स अराउंड न्यूरॉन्स जो हैं वो लिपिड से कवर हुए होते हैं जो उनकी प्रोटेक्शन का काम करती है। उनमें से जब पास होती है नर्व इम्पल्स तो वो वहाँ से बाहर निकल नहीं सकती, और इस तरीके से जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स जितने भी हैं वो सब के सब लिपिड से बने हुए होते हैं। और इसके अलावा
लिपिड्स आर ऑल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्सेज। इनसे हमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मिलती है और इनमें जो एनर्जी प्रेजेंट है वो कहीं ज़्यादा है बनिस्बत कार्बोहाइड्रेट्स के, लेकिन फिर भी ये एनर्जी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनके और बेशुमार फंक्शंस हैं। ये सिर्फ उस वक्त एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिस वक्त बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एब्सेंट होते हैं, मतलब सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे ये यूटिलाइज होते हैं। 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स कंटेन 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स में देखा था आपने कि वहाँ पे 4 किलो कैलोरीज थी, जो लिपिड्स की निस्बत बहुत कम थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो लिपिड्स एनर्जी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते और सिर्फ उस वक्त होंगे कि जिस वक्त कार्बोहाइड्रेट्स एब्सेंट होते हैं। और जनरली लिपिड्स जो हैं वो बॉडी में होते ही उस वक्त हैं, कई दफ़ा बॉडी स्टोर कर लेती है एनर्जी के सोर्स के तौर पे इन्हें, कि अगर उस वक्त फौरी एनर्जी ना चाहिए हो या जब हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं और वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिपिड्स में और बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो वो सिर्फ उस वक्त यूटिलाइज होंगे जब कार्बोहाइड्रेट्स एब्सेंट होंगे। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ देंगे, रोटी चावल चीनी इस तरह की चीज़ें, उसके बाद बॉडी जो है वो लिपिड्स को यूटिलाइज करेगी। मतलब उस वक्त अगर हम वेट कम करना चाहते हैं तो वेट हमारा रिड्यूस कब होगा, जब हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को या तो बंद कर देंगे या बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, तो फिर लिपिड्स जो हैं वो डिज़ोल्व होके हमें एनर्जी देना शुरू कर देंगी, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि हमारा वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी सोर्सेज जो हैं वो क्या हैं? मिल्क के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं फैटी एसिड्स होते हैं, ये लिपिड्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मिल्क से जो है वो मक्खन बनाया जाता है और उससे फिर घी बनता है, बटर है, चीज़ है, एग्स जो हैं, एग योक, एग वाइट नहीं बल्कि एग योक, मटन के अंदर जो चर्बी होती है उसमें लिपिड्स हैं। इसके अलावा फ़िश ऑयल जो है वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इसमें मस्टर्ड सीड्स हैं, इसमें भी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। कोकोनट जो है वो आप कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा जो है वो सेचुरेटेड होते हैं, इसीलिए सर्दियाँ जब होती हैं तो ये जम जाता है। एंड ड्राई फ्रूट्स। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के या लिपिड्स के। अब हम देखेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं ये एनर्जी के सोर्स के तौर पे बहुत कम, शाज़ व नादिर ही इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम इनको देखेंगे कि ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं। लिपिड्स जो थे वो बने हुए थे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से, और ये जो हैं ये बने होते हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब अमाइनो एसिड्स में क्या चीज़ होती है? एक सेंटर में एक कार्बन एटम होता है, एक साइड पे हाइड्रोजन है, एक तरफ उसके कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, एक तरफ अमाइनो ग्रुप है NH2, और एक तरफ उसके वेरिएबल ग्रुप्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं सब अमाइनो एसिड्स में। तो वो जो वेरिएबल ग्रुप है उसकी वजह से जो अमाइनो एसिड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। उनकी तकरीबन 20 डिफरेंट टाइप्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की, और जिस वक्त वो लंबी लंबी चेन्स बना लेते हैं तो उन चेन्स को हम कहते हैं प्रोटीन्स। लेकिन ये जो प्रोटीन्स हैं ये फंक्शनल उस वक्त तक नहीं होंगी जब तक वो जो चेन्स जो हैं अमाइनो एसिड्स की वो फोल्ड नहीं होगी एक दूसरे के ऊपर। और वो जो फोल्डिंग है या जो वो जो स्ट्रक्चर बनती है फोल्डिंग के बाद, उसको हम कहते हैं उसकी ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन्स के फ़ायदे किए तो उसकी स्ट्रक्चर होगी। अब देखते हैं इसका फ़ायदा क्या है। इसके बेशुमार इंपॉर्टेंट काम है हमारी बॉडी में। साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट है। आपने देखा था कि जो प्रोटीन्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और कुछ चीज़ें जो लिपिड बाइलेयर में से पास नहीं होती वो उन प्रोटीन्स के अंदर से पास होती हैं, और प्रोटीन जो है वो उनको कैरी करती हैं वहाँ से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, यानी उनको हेल्प करती हैं कि वो चीज़ों को अंदर ले के जाती हैं। प्रोटीन्स बाहर लाने में मदद करती हैं, उनका आना जाना जो है वो आसान बना देती हैं। और ये ख़ास तौर पे जो आयंस होते हैं उनकी मूवमेंट होती है इस तरह से, या फिर जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनेल्स के अंदर भी प्रेजेंट है। इसके अलावा और क्या फंक्शन है? इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स। हमारे जो मसल्स हैं ज़्यादातर प्रोटीन से बने हुए हैं। लिगामेंट्स क्या हैं? विच जॉइन बोन्स टू बोन्स, एंड टेंडन्स आर द कनेक्टिव टिश्यूज विच जॉइन मसल्स टू बोन्स। तो इन सब के अंदर जो हैं वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है
और उसके साथ जितने भी मसल्स, लिगामेंट, टेंडन्स हैं वो सब के सब प्रोटीन से बने हुए हैं। तो इनका कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रोल है। सो वी यूज़ प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ। तो हम ग्रोथ के लिए जो है हमें प्रोटीन्स चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे कोई बच्चा जो है वो बड़ा होगा तो उसके मसल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, लिगामेंट ज़्यादा होंगे, टेंडन ज़्यादा होंगे। तो इन सब के बनने के लिए चूँकि प्रोटीन लाजमी है, इसलिए ग्रोथ के लिए भी आप कह सकते हैं कि प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और जो इनका रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल, वो क्या है कि दे मेक एंजाइम्स। एंजाइम्स जो हैं उनके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर एंजाइम्स ना हों या प्रोटीन्स एब्सेंट हो जाएं और एंजाइम्स को ना बनाएं, उससे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो रुक जाएंगे और बॉडी जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर सकेगी। अच्छा जी, एक और क्या है इसका इम्पोर्टेंस कि अगर किसी वजह से लिपिड्स भी एब्सेंट हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी एब्सेंट हैं, उस सूरत में फिर जो प्रोटीन्स हैं वो यूज़ हो जाएंगी एज एन एनर्जी सोर्स। और अगर एनर्जी सोर्स के तौर पे प्रोटीन यूज़ होंगी तो फिर क्या होगा कि चूँकि प्रोटीन्स की ये इसमें खासियत है कि प्रोटीन्स को बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर हो जाते हैं, कैसे होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू लिपिड्स और फिर लिपिड्स जो हैं वो स्टोर हो जाती हैं बॉडी में, और लिपिड्स बजाते खुद भी स्टोर होती है। लेकिन प्रोटीन्स जो हैं वो डायरेक्टली स्टोर नहीं हो सकती, वो भी अगर हम ज़्यादा लें तो वो फिर चेंज हो जाती हैं लिपिड्स में। तो लेकिन प्रोटीन्स खुद अवेलेबल नहीं होती हैं, वो हमें अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करनी पड़ती हैं। लेकिन एक सूरत में वो बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, वो किस शक्ल में? मसल्स की सूरत में। तो अगर कोई इंसान जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं लेता, लिपिड्स भी नहीं लेता अपनी खुराक में, तो फिर उसके जो मसल्स हैं वो डीजनरेट होने लग जाते हैं और उनके अंदर जो प्रोटीन है उसको बॉडी यूटिलाइज करती है फॉर गेनिंग एनर्जी, एनर्जी को हासिल करने के लिए। और जाहिर है कि जब मसल्स ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे तो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स जो है उससे कितनी किलो कैलोरीज मिलती हैं। बिल्कुल उतनी जितनी कार्बोहाइड्रेट्स में थी, 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अब इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, यानी कौन सी चीज़ें खाने से हमें प्रोटीन्स मिलेंगी? गोश्त, एग्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स यानी फलियाँ, मटर वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क एंड चीज़। तो आप देख रहे हैं कि मिल्क और चीज़ जो हैं इनमें बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं। इनके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं इनके अंदर। तो इसीलिए कहते हैं कि मिल्क जो है इट इज़ अ कंप्लीट सोर्स ऑफ एनर्जी, कंप्लीट डाइट। प्रोटीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हम अपनी डाइट में सिर्फ प्रोटीन्स ले रहे हैं या प्रोटीन डाइट कर रहे हैं हम, उनकी ये खाम ख्याली है कि इससे उनका वज़न कम होगा, क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं अगर ये भी हम बहुत ज़्यादा लेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, उससे हमें एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन अगर वो भी एक्स्ट्रा होंगी तो वो भी कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू फैट्स, बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएंगी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं मिनरल्स, जो एक और कंपोनेंट है हमारी फूड का, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब मिनरल्स हैं क्या चीज़? दीज आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक क्या हैं? जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होती, और ये कहाँ से निकलते हैं? ज़मीन के अंदर से, और बॉडी इन्हें खुद नहीं बना सकती, इसलिए हमें ये बाहर से लाजमन लेने पड़ते हैं। जिस तरीके से जो प्रोटीन्स हैं उनमें से कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं या अमाइनो एसिड्स हैं जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं कि जो हमें लेनी पड़ती हैं हर सूरत में बाहर से। अगर वो प्रेजेंट हों एसेंशियल अमाइनो एसिड, तो बाकी कुछ ऐसी अमाइनो एसिड्स हैं जो बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकती है। लेकिन जो मिनरल्स हैं ये हर सूरत में हमें लेने पड़ते हैं, बॉडी इन्हें बिल्कुल भी नहीं बना सकती। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? ये मुख्तलिफ जो हमारे अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, उनमें ये इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होते हैं। तो डायरेक्टली इनका ना कोई स्ट्रक्चरल रोल है और ना कोई और इनका एनर्जी प्रोवाइड करने का इस तरह का कोई रोल नहीं है, लेकिन ये हमारे मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के लिए, या आप कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है हमारा, उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं और हमारी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। कुछ जो मिनरल्स हैं वो आते हैं हमारी बॉडी में प्लांट्स से और वाटर से। तो वाटर के अंदर भी मिनरल्स होते हैं, इसीलिए जो मिनरल वाटर है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स होते हैं जो बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये अलग बात है कि उस पानी के अंदर हों या ना हों। और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल फूड्स, एनिमल फूड्स जो हैं उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स
जो है इनकी 2 टाइप्स हैं, मेजर और ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स वो हैं विच आर रिक्वायर्ड इन 100 mg और मोर पर डे, जो हमें 100 mg या उससे ज़्यादा एक दिन में चाहिए होते हैं, और ट्रेस जो हैं वो 100 mg से कम हमें चाहिए होते हैं डेली बेसिस पर, यानी रोज़ाना की खुराक में। अच्छा जी, ऑन द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ अ पैकेज्ड फूड द वर्ड कैलोरी इज इक्वल टू अ किलो कैलोरी। अब किलो में चूँकि जो किलो का वर्ड यूज़ हुआ है, किलो कैलोरी में किलो का मतलब होता है 1000, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं करना कि किलो कैलोरी जो है इसका मतलब है कि 1000 कैलोरी, ऐसा नहीं है। कैलोरी और किलो कैलोरी जो है ये एक ही चीज़ होती है। जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदें बाज़ार से पैक्ड कोई भी चीज़ खाने की, तो उसके ऊपर किलो कैलोरी या कैलोरी मेंशन होगा तो आपने उससे ये कंफ्यूज नहीं करना कि कहीं इसके अंदर 1000 कैलोरीज तो नहीं है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स का अपनी बॉडी के अंदर फंक्शन। सबसे पहले है सोडियम। सोडियम का फंक्शन क्या है? फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। फ्लूइड बैलेंस किस तरह से ये मेंटेन करता है कि अगर पानी की कहीं पे कमी हो बॉडी में कहीं पे भी, तो जिस जगह पे सोडियम होगा पानी खुद ब खुद उसके पीछे जाएगा। तो बॉडी जो है इसने जहाँ पे भी वाटर की अमाउंट को ज़्यादा करना होता है वहाँ पर ये सोडियम को भेज देती है। तो इस तरह से वहाँ पे पानी खुद ब खुद ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पानी पीछे पीछे जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू सोडियम के पीछे। तो इस तरह से इट हेल्प्स इन द फ्लूइड बैलेंस। दूसरा क्या है? इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। पोटेशियम का भी यही फंक्शन है, फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, एक्ट्स एज को फैक्टर फॉर एंजाइम्स। को फैक्टर के तौर पर भी ये काम करती है। को फैक्टर क्या था कि कुछ ऐसे होते हैं सब्सटेंसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं एंजाइम्स को उनके फंक्शन में, उन्हें हम कहते हैं को फैक्टर, और ये नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है एंजाइम का। क्लोराइड का भी यही फंक्शन है। तो ये तीनों जो हैं सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, क्योंकि जो अब देखें कि सोडियम और क्लोराइड मिलके सोडियम क्लोराइड में बनाते हैं, तो दोनों चीज़ें सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो हमारा जो टेबल सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड होता है, और वो जो है वो फ्लूइड बैलेंस को कंट्रोल कर रहा होता है। जिस तरफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट हो उस तरफ पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, और इसी वजह से जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उन्हें डॉक्टर्स मना करते हैं कि वो नमक जो है वो अपनी डाइट में कम कर दें, क्योंकि जिस वक्त हम खुराक में नमक ज़्यादा करते हैं तो जो पानी है वो हमारे ब्लड में जाना शुरू हो जाता है, ब्लड की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है तो उसकी वजह से प्रेशर जो है आर्टरीज़ के ऊपर वो भी ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो उसको कम करने का एक तरीका ये है कि ब्लड के अंदर से पानी को निकाल लिया जाए, और वो तभी मुमकिन है कि जब हमारी जो डाइट है उसके अंदर नमक नहीं होगा। जब नमक नहीं होगा तो पानी जो है वो निकल आएगा बाहर की तरफ, और इस तरह से ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाएगी और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है इनका रोल? इम्पॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। नर्व इम्पल्स जो है उसकी ट्रांसमिशन में भी इम्पॉर्टेंट है। आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था नर्व इम्पल्स किस तरह से ट्रांसमिट होती है, कि इसमें सोडियम जो है उसको मूव कर दिया जाता है अंदर की तरफ और पोटेशियम को बाहर की तरफ, और इस तरीके से नर्व इम्पल्स जो है वो पास हो जाती है। हार्ट फंक्शन में ये इम्पॉर्टेंट है, एंड ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने भी आपको बताया। इसके बाद कैल्शियम का तो आपको पता ही होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इनका रोल जो है वो मिलता जुलता है, तो ये आपको याद करना आसान है। जिस तरीके से ये तीनों जो है ये मिलते हैं, इनके फंक्शन तकरीबन सेम है, इस तरह से इन तीनों का भी सेम है कि ये तीनों जो हैं वो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ बोन्स और टीथ के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग यानी खून के जमने के लिए ज़रूरी हैं। अब आप सोचेंगे कि खून का जमना जो है वो तो नुकसानदेह है, तो यहाँ पे ये क्यों मेंशन किया गया है? वैसे तो नुकसानदेह है, लेकिन अगर कभी हमें कहीं पे कोई कट वगैरह लग जाए या इंजरी कोई हो जाए, ज़ख़म हो जाए, तो वहाँ से ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए कैल्शियम ज़रूरी है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हमारा जो ज़ख़म है उसके अंदर से खून जो है वो रिश्ता रहेगा, और इस तरीके से हमें ब्लड की कमी हो सकती है। तो ये तो थे मेजर मिनरल्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं इन 100 mg और मोर पर डे। उसके बाद हैं ट्रेस मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड लेस दैन 100 mg पर डे। सबसे पहले है आयरन। आयरन जो है ये हमारे हीमोग्लोबिन के लिए ज़रूरी है।
जो ब्लड के अंदर एक पिगमेंट है, उसका फंक्शन है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और अगर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा आयरन की कमी की वजह से, तो फिर क्या होगा कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और इसके अलावा ये ऑक्सीजन को स्टोर भी करता है हमारे मसल्स में मायोग्लोबिन की शक्ल में। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, एड एक्ट्स एज एंजाइम कोफैक्टर सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन। फिर है जिंक। जिंक का जो है इसका फंक्शन है एड्स इंसुलिन एक्शन। इंसुलिन जो है उसका काम होता है कि वो ग्लूकोज को हमारे ब्लड से लेकर सारे सेल्स में लेके जाती है। तो अगर जिंक ना हो तो इंसुलिन जो है वो सही से अपना काम नहीं कर सकती, और इस तरीके से बॉडी सेल्स को जो है वो ग्लूकोज सही से अवेलेबल नहीं होती। इसके बाद है हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जिंक इसके लिए भी ज़रूरी है, और साथ साथ इम्यून फंक्शन के लिए भी ज़रूरी है। यानी जिस बंदे में जिंक की कमी होगी, आप कह सकते हैं कि उसका जो इम्यून फंक्शन है वो सही से काम नहीं करेगा और वो औरों की निस्बत जल्दी बीमार हो जाएगा। फिर है कॉपर एक्ट्स एज एंजाइम कोफैक्टर। कोफैक्टर मैंने पहले भी बताया आपको कि ये हेल्प करता है एंजाइम्स को उनके फंक्शन में। अगर ये कोफैक्टर सही से काम ना कर रहे हों ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कॉपर, तो फिर क्या होगा कि एंजाइम्स भी अपना काम ठीक से नहीं कर सकेंगे। क्रोमियम जो है इसका वही फंक्शन है कि जो जिंक का है, एड्स इंसुलिन एक्शन। फ्लोराइड तो आपने सुना होगा, जो फ्लोराइड टूथपेस्ट होती हैं मुख्तलिफ, ये जो है ये अपने हमारे दांतों को जो मजबूत बनाता है, स्टेबलाइजेस बोन मिनरल एंड हार्डन्स टूथ एनेमल। हमारे जो दांतों का बाहर वाला हिस्सा उसे हम कहते हैं एनेमल, और वो अंदर के जितने पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है और मजबूती दे रहा होता है। तो उसके टूथ एनेमल के लिए जो है ये ज़रूरी है, अगर ये सही से प्रेजेंट होगा तो हमारे दांत जो हैं वो मजबूत होंगे। फिर है लास्ट आयोडीन। अभी हमने पीछे पढ़ा कि कुछ मिनरल्स जो हैं वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो आयोडीन भी उनमें से एक है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के सब फंक्शंस के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए, और जितने भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके लिए। और आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे थायराइड के फंक्शन के लिए, क्योंकि थायराइड ही ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो अभी मैंने आपको बताया। थायराइड के फंक्शन के लिए आयोडीन ज़रूरी है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड सही से काम नहीं करेगा, हमारी ग्रोथ सही नहीं होगी, हम सही से सोच नहीं सकते, और अगर बच्चा कोई छोटा सा है जिसका ब्रेन अभी डेवलप होना है तो ब्रेन की डेवलपमेंट भी ठीक नहीं होगी।